आज हम पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी। अवलोकन। इस कहानी का उद्देश्य उत्पन्न से संबंधित कुछ मूल्य विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। और इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि उत्पाद में संबंधित कुछ मूल विचारों के परिचय कराना है, मतलब उत्पाद में कुछ उत्पाद का जो होता है उसका परिचय कराना है। और इस कहानी का कहाँ से, तो पालमपुर गांव का एक कहानी है, उसका माध्यम से हम लोग लिखते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रिया जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। अब पालमपुर गांव में क्या है, तो खेती वहाँ का एक प्रमुख है, मतलब मुख्य क्रिया, वहाँ का खेती मुख्यतः होता ही होता है। जबकि अन्य क्रिया में, मतलब जबकि अन्य क्रिया में क्या होता है कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि इस सीमित स्तर पर भी की जाती है। इन उत्पादक क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तु, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तु और सेवा को उत्पाद करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होता है। और इस कहानी को हम लोग पढ़ने के बाद क्या हम लोग को होगा कि उत्पाद करने के लिए संसाधन के लिए प्रकार का संयोग किस तरह होता है, मतलब खेती उठी का किस प्रकार किया जाता है, क्या क्यों होता है, ऐसा इसके बारे में हम लोग पालमपुर के गांव में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ परिचय दिया हुआ है इस कहानी में। पालमपुर गांव के परिचय दिया हुआ। पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बे से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर के 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में एक सड़क गांव को रायगंज और तो उसके अगले निकटतम व छोटे कस्बे सहनपुर से जुड़े हुए हैं। अब पालमपुर के अड़ोस पड़ोस गांव के कस्बे के से भली भांति जुड़ा हुआ है, मतलब अगल बगल का जो होता है उसमें से भली भांति जुड़ा हुआ है पालमपुर। और वहाँ अब बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। अब पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर रायगंज एक गांव है जो कि 3 किलोमीटर दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में एक सड़क गांव को और रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे सालपुर से जोड़ती है। अब प्रत्येक मौसम में क्या होता है कि प्रत्येक मौसम में सड़क गांव को, मतलब दोनों का गांव का होता है कि गांव को रायगंज और उसके निकटतम कस्बे सादपुर से जोड़ती है, सादपुर से जोड़ती है, दोनों के मौसम के अनुसार। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लड़ी हुए बैलगाड़ियां, भैंसगाड़ी से लेकर अन्य कई तरीके के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। और इस सड़क पे क्या देखा जा सकता है कि बैलगाड़ियां, भैंसगाड़ियां, अन्य तरीके के वाहन, मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, मतलब इसका मार्ग पर देखने को मिलता है। इस गांव में विभिन्न जातियां के लगभग 450 परिवार हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जातियां के 80 परिवार हैं। और इस गांव में लगभग कितना, तो 450 परिवार हैं। पर गांव में अधिकतम भूमि के स्वामी उच्च जाति, मतलब ज्यादा भूमि, मतलब ज्यादा जमीन है, ऊंचा जाति। पहले के तौर पर क्या होता था कि जाति पात बहुत लिया जाता था, उसी में उच्च जाति, नीचा जाति, तो उच्च जाति का कितना 80 उच्च जाति का 80 परिवार थे।
450 में 80 परिवार ही ऊंचा जाति और अधिक बहुत ज्यादा भूमि वाला ही था। उनके मकान जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। और जो बड़े बड़े लोग होते थे उनका क्या, तो मकान भी बड़ा होता था, ईंट और सीमेंट से बना होता था। अनुसूचित जातियां, दलित और लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 था। और अनुसूचित दलित जाति जो था, जो मतलब छोटा जाति था, वो गांव के 1/3 हिस्सा में ही था। और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते थे, जिनके कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए थे। और जो छोटे जाति, जो छोटे लोग थे, वो कहाँ, तो गांव के 1/3 लोग ही थे, जो गांव के एक छोटे से हिस्से में ही रहते थे, जिसका घर के आगे से मिट्टी और जो बिचाली का जो फूस होता है ना, बिचाली से ही बना हुआ था, उसी से ही बना हुआ था। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में ये सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्य के लिए किया जाता है। पालमपुर से 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। और पालमपुर गांव में क्या था कि एक स्कूल भी था और एक प्राथमिक स्कूल था और वहाँ एक हाई स्कूल था। हाई स्कूल में था, गांव में एक राजनीतिक प्राथमिक स्थानीय केंद्र और एक निजी औषधालय भी थी, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता था। और एक राजनीतिक प्राथमिक केंद्र भी था, जहाँ मतलब कोई भी मीटिंग बैठाया जा सकता था। और एक हॉस्पिटल भी था, एक सरकारी निजी हॉस्पिटल भी था, जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता, मतलब जो कोई बीमार हो गया तो वहाँ उपचार किया जा सकता था। उपयुक्त विवरण ऐसे स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों परिवहन के संसाधनों, बिजली, सिंचाई, ये विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र का पर्यावरण विकसित तंत्र है। इन सुविधा की तुलना में अपने निकट के गांव से उपलब्ध सुविधा से लीजिए। ये बात जो बोला, ये खुद से एक बार पढ़िएगा और खुद से समझने वाला ही ये टॉपिक है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियां के बारे में बताता है। और ये काल्पनिक पालमपुर कहानी है जो कि उत्पादन संबंधी गतिविधियां के बारे में बताता है। मतलब कि कोई भी सबके बारे में किस तरह के था उसी के बारे में बताता है। भारत में गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां, भारत में गांवों का क्या है, तो खेती उत्पादन का प्रमुख है, मतलब वो भी गांव में खेती बाड़ी होता ही होता है, भारत में ये प्रमुख है। अन्य उत्पादन गतिविधियां में जिन्हें गैर कृषि क्रिया कहा जाता है। और अन्य उत्पादन गतिविधियां से क्या, तो गैर कृषि उत्पादन भी कहा जाता है। लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी ये आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रिया पर विचार करेंगे। उत्पादन के बारे में सामान्य बातें जानने के बाद क्या हो रहा, क्या बात था, इसके बारे में सब जानने के बाद इसके बाद और कुछ चर्चा करेंगे। ये था मेरा पालमपुर गांव की कहानी। अभी आते में इसका पहला टॉपिक में दिया हुआ है उत्पादन का संगठन। अब पालमपुर में उत्पादन का संगठन किस तरह हो रहा था, अब वो देखेंगे। देखते हैं। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवा उत्पादित करता है जिनके हमें आवश्यकता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक होती है। और क्या बोला गया कि उत्पादन और उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करता है जिसकी हमें आवश्यकता होता है। और वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए
ये 4 चीज जरूरी होता है। पहली आवश्यकता में भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी आवश्यकता में ऋण अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी एक कार्य को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। और कुछ ऐसा आवश्यकता होती है भूमि, मतलब ऐसा कुछ होता है, उद्योग होता है जिसमें ये पढ़ाई लिखाई ऐसा उद्योग होता है जहाँ जैसे कोई कारखाना है, कारखाना में क्या होता है कि उसमें कोई पढ़ा लिखा का भी जरूरत पड़ता है मशीन चलाने के लिए, और कोई बिना पढ़ा हुआ भी उसमें जा सकता है। दूसरी क्रिया के लिए शारीरिक कार्य ये करने के वाले श्रमिक को जरूरत पड़ती है। दूसरी क्रिया में क्या पड़ता है कि जो शारीरिक कार्य करे, मतलब जो शरीर के द्वारा करे उसका पड़ता है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करता है। अब प्रत्येक श्रमिक क्या तो काम के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करता है। तीसरा आवश्यक भौतिक पूंजी है, ये अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मध्य आती है? तीसरा आवश्यक बात क्या है कि भौतिक पूंजी अर्थात उत्पाद की प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के अलग अलग क्या आप बोला ये क्या हम जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मंदिर आते हैं? और ये क्या हम जानते हैं कि भौतिक पूंजी का अंतर्गत मतलब भौतिक पूंजी के अंदर मतलब उसके अंदर कौन कौन सा बात आता है, क्या क्या होता है उसके अंदर, तो देखते हैं क्या होता है। औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीन की अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिकृषि मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि ये आते हैं। क्या बोला गया कि औजार मशीन भवन न औजार मशीन भवन न औजारों और मशीन के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल और से लेकर परिकृषि मशीन जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार, मशीन और भवन का उत्पादन में कई वर्ष तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। स्थायी पूंजी का बोला गया कि ऐसा भी किसान होता है, किसान लोगों को भी हो कि जनरेटर, ऐसा भी किसान होता है जिसको जनरेटर हल लेकर जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। और औजारों मशीनों द्वारा भवन का उत्पादन में कई वर्षों तक का प्रयोग करता है। भवनों का जो उत्पादन होता है उसके लिए कई वर्षों तक उत्पादन भी करते हैं। ऐसे क्या है तो स्थायी पूंजी कहा, ऐसे ही स्थायी पूंजी कहा जाता है। खंड नंबर देखते हैं। कच्चा माल और नगद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला मट्टी। अब क्या बोला, कच्चा माल, नगद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार की कच्चे माल की आवश्यकता होती है और ऐसा उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का भी आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, मतलब सूत बोलते ये सूती कपड़ा जो होता है बिनने के लिए सूत जो होता है उसको बोलते हैं सूत। और कुम्हारों का प्रयोग में लाए जाने वाला मिट्टी, और कुम्हार जो बोले जो दिया हुआ बनाते हैं उसको बोलते हैं कुम्हार, उसका प्रयोग में लाने वाला मिट्टी। उत्पाद के दौरान भुगतान करने तथा जरूरत माल खरीदने के लिए कुछ पैसे भी आवश्यक होती है। और उत्पाद के दौरान मतलब उत्पाद होता है उसके दौरान भुगतान करने तथा जरूरत माल खरीदने के लिए कुछ पैसा का भी जरूरत पड़ता है। कच्चा माल तथा नगद पैसे को कार्य पूंजी कहते हैं। और कच्चा माल और नगद पैसा क्या उसे क्या बोला जाता है कि कार्य पूंजी कहा जाता है। औजार, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु यह
से बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, ऋण और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान उद्योग की आवश्यकता होती है। और क्या बोला गया कि हमें उत्पाद करने के लिए भूमि, ऋण और भौतिक पूंजी को इनके साथ साथ हमें एक ज्ञान की भी जरूरत होती है। मतलब इतना करने के बाद हम लोग को एक बुद्धि ज्ञान भी होना चाहिए कि इसका भी करने का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी चीज करने के लिए उसका ज्ञान होना चाहिए। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। और मानव पूंजी के विषय में और अध्ययन हम लोग क्या करेंगे तो अगले अध्याय में इसके बारे में और अच्छा से इसका बारे में अध्याय और विस्तार से पढ़ेंगे। उत्पादन भूमि, ऋण इन पूंजी को संयोजित करने के संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारण कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के एक क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। अब पालमपुर की कहानी को पढ़ने के बाद हम 3 कारण को और अच्छी तरह से सीखेंगे। सुविधा के लिए ये इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। और सुविधा के लिए हम लोग क्या बोला गया कि सुविधा पूंजी के लिए इस अध्याय में हम लोग भौतिक पूंजी को ही पूंजी कहेंगे। और अगले अध्याय में हम लोग इसके और विस्तार से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बोला गया या अब अगला टॉपिक है पालमपुर में खेती। पहला टॉपिक में क्या है, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पाद की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेती में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब बोला गया कि पालमपुर में खेती उत्पाद के प्रमुख क्रिया है। पालमपुर में क्या हुआ, पहले ही बोले थे, पालमपुर में खेती एक प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले में से 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। और वहाँ के 75% लोग क्या तो अपनी जीविका के लिए निर्भर होते रहते हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पाद में से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, ये कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 में पालमपुर में 1960 में आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कई विस्तार नहीं हुआ है। क्या बोला गया कि पालमपुर के 1960 में वर्ष 1960 में आज तक जुताई अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कई विस्तार नहीं हुआ है। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है। और उस समय से लेकर क्या तो अब तक क्या जो बंजर भूमि किसको बोला जाता है कि जो भूमि पर सूखा हुआ रहता है, पूरा एकदम भूमि में फटा जो भूमि हो जाता है, ऐसा खेती का हो जाता है, खेत हो जाता है जो खेत पूरा फट जाता है, उसको बंजर भूमि बोला जाता है। ऐसा खेत में भी उन्होंने बदलाव कर दिया, उन लोग को उसको भी बेहतर भूमि अच्छा ढंग से बना दिया गया है। और जो जमीन फटने के कारण वहाँ की खेती नहीं कर पाती है वहाँ के लोग, इसीलिए इसको बंजर भूमि कहा जाता है। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और वहाँ का जो नई खेती होता है, वहाँ का जो और खेती को नया बना के वहाँ का भी और खेती फिर उत्पादन करता है। भूमि मापने की मापन इकाई हेक्टेयर में है। अब वहाँ का जो भूमि मापने का क्या है तो वहाँ हेक्टेयर में मापा जाता है। यद्यपि गांव में भूमि का माप विद्या गुंटा आदि जैसे क्षेत्र इलाकों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भूमि वाले वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होता है। और 1 हेक्टेयर कितना के बराबर होता है तो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान
मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? और क्या आप एक हेक्टर जमीन का तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? और मैं दूसरा टॉपिक आया, क्या उस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, जो कि हम ये नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसको रीड कीजिएगा। इसको 2 बार रीड कीजिएगा, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, और 2 बार रीड कीजिएगा। दोनों बार रीड करने के बाद इसमें से जो एक पॉइंट का आएगा क्वेश्चन आंसर, जैसे कि कोई ऐसा आएगा कि जिसमें से कुछ निकलेगा क्वेश्चन आंसर, वो अपना नोट कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। और अभी का ऐसा हो गया है कि अभी ऐसा चल रहा है कि ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा खेल कूद पर ध्यान मत दीजिए, और ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसा मौका फिर तो आएगा नहीं, ऐसा आए भी ना कभी। ऐसा इसका फायदा उठाइए, छुट्टी का फायदा उठाइए, छुट्टी का उपयोग कीजिए कि घर में बैठ के अच्छा से और पढ़े। थैंक यू।